हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में बिहार स्टेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि देख सकते हैं 6/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस सेट से 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का आगे का क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो। चलिए पहला सवाल है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। सवाल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसे किस रूप में जानते हैं। विकल्प दे रखा है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, चराई या फिर प्रतिभूमि। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, कृषि योग्य बंजर भूमि। याद रखिएगा, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के रूप में छोड़ दी जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, वहीं बात करें बंजर भूमि क्या है, तो याद रखना है बंजर भूमि जिस पर खेती करना संभव नहीं है, अर्थात जिस भूमि में उर्वरता ना हो उसे बंजर भूमि कहा जाता है। वहीं बात करें प्रतिभूमि के बारे में, तो प्रतिभूमि उस भूमि को कहते हैं जो कृषि योग्य है लेकिन किसी कारण से खेती नहीं की जाती है, चाहे रीजन कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस वजह से अगर छोड़ दी गई है तो उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। सवाल है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो याद रखना है विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा बी, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, अर्थात FCI। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण एवं भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम एजेंसी जिम्मेदार है। ठीक है ना, FCI जिसे शॉर्ट में कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है ना, 1965 में। याद रखना है किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1965 के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा बी, वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 ईस्वी को कोझिकोड केरल में हुआ था। केरल के कोझिकोड में हुआ था। उनकी मृत्यु भी हाल ही में 2012 में हुआ था गुजरात के नडियाड में। ठीक है, चलिए ये भी याद रख सकते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन में क्रांति लाया, अतः उन्हें फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल कितना अच्छा पूछा गया है। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे खालिस्तान के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। किस माध्यम से किया जा रहा है ये आपको बताना है, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से। ठीक है, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से लगातार इसे नवीनीकृत या फिर रिचार्ज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। सरदार सरोवर बांध से, टिहरी बांध से, सीराकुंड बांध से या फिर गांधी सागर बांध से। तो याद होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन सरकार जो ये है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित रहा है। सरदार सरोवर बांध, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, तो याद होगा मेधा पाटेकर, है ना, मेधा पाटेकर के द्वारा ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाई गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की खामियों को उजागर करना। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है,
सवाल पूछा गया कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का परसेंट, कितना परसेंट करती है ये आपको बताना है। भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग कितना परसेंट योगदान करती है कुल उत्पादन का, कुल बिजली जितना भी उत्पादन होता है ना उसका कितना परसेंट जल विद्युत शक्ति योगदान दे रहा है, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 22%। ठीक है, क्लास 10th में ये डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत तापीय विद्युत उत्पादन है। ठीक है ना, थर्मल पावर। चलिए अगला सवाल है, वैसे तापीय विद्युत, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सभी विद्युत उत्पादन का मुख्य साधन है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल पूछा गया कि लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातुकर्म कोयला है, किस कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। इसका सही आंसर है बिटुमिनस, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 98% 90 नहीं कह सकते, 80+ कह सकते हैं क्या, 80 से ज़्यादा इसमें 80% से ज़्यादा इसमें कार्बन पाया जाता है। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होता है वो उतना अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, और सबसे जो घटिया कह सकते हैं किस्म का जो कोयला वो पीट है। ठीक है, चलिए कोयले का प्रकार याद रखिएगा, 4 प्रकार होता है, जिसमें पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। पीट में सबसे जो कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, इसमें आई थिंक 30 से 40% ही इसमें कार्बन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? बताना है कि कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित होता है, तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। यह भी आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा इसका थोरियम, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो जानते हैं कि बिहार में बहुत कम ही मात्रा में वन फैले हुए, मात्र 7% अराउंड अब देखेंगे तो वन फैला हुआ यहाँ पे, विकल्प नंबर डी सही होगा, है ना। लगभग अगर 8% दिया होता तो सही मानते, क्योंकि अब देखेंगे तो लगभग जो 2021 में जो डेटा बताया गया है उसमें आप देखेंगे कि 7.84% है। ठीक है, कितना है? 7.84% है। ठीक है, तो लगभग इसे अगर 8 भी दिया हुआ है तो मान के चल सकते हैं 8% भी सही है, लेकिन विकल्प में नहीं है ना ऐसा, तो अप्रोक्स में लेके चलेंगे डी विकल्प। अगला सवाल है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में ये स्थित है बताना है। तो ये भी आसान सा सवाल है, कहाँ पे स्थित है? असम में, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक, चलिए अगला आसान सा सवाल लेते हैं। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि कोयला क्षेत्र है, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो दामोदर नदी घाटी, सोनगढ़ नदी घाटी और महानदी घाटी, और साथ ही साथ गोदावरी घाटी क्षेत्रों में देखेंगे कि कोयला प्रमुख रूप से मिलता है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी के बारे में बात करें तो इसका विस्तार आप झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विकल्प को देखिए, विकल्प से ही पता चल जाएगा, कोई एक न एक ऑड आपको देखने को मिल जाएगा, जो ऑड है वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि विद्युत, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विकल्प नंबर बी सही होगा। बाकी देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी नेचुरल तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी परंपरागत स्रोत के उदाहरण है, जबकि विद्युत कह सकते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग पूछा जा रहा है यहाँ पे। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। बाकी देखेंगे सी विकल्प को छोड़ करके सभी बड़े उद्योग के पैमाने, बड़े पैमाने के उद्योग हैं, जबकि खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है। ठीक, विकल्प नंबर सी सही है। आगे है, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कई बार बता चुके हैं, है ना, कम्युनिटी पोस्ट में हम कई बार डाल चुके हैं, सभी के आंसर सही आया था लगभग 1907 में, विकल्प नंबर बी सही है यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, इसकी स्थापना
सर दोराबाजी टाटा के द्वारा किया गया था साक्षी में, जो कि जमशेदपुर आज हम लोग जानते हैं साक्षी, उस समय साक्षी था, आज उसे हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना, वहाँ पर स्थापना से की गई थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? भारत का जो विदेशी व्यापार है ना, ये सर्वाधिक किस मार्ग के द्वारा होता है, ये बताना है। तो याद रखना है, समुद्री मार्ग के तहत होता है। विकल्प नंबर सी सही है। कितना परसेंट होता है? तो लगभग आप देखेंगे तो 90%। कितना? 90% जो है ना व्यापार, ये समुद्री मार्ग के रास्ते ही व्यापार किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत आप देखेंगे तो 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहला रेल परिचालन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई में वर्तमान के शिवाजी टर्मिनल से लेकर के ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तक ये चलाई गई थी। ठीक है, और किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। सर्वाधिक विकास की बात हम कर रहे हैं। वैसे भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, लेकिन अगर आप बात करें कि सर्वाधिक जो विकास हुआ है ना, तो वो विस्तार जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, तो विकल्प नंबर फिलहाल यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे 1853 सी विकल्प। अगला सवाल है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची जो सड़क है ना, ये लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी विकल्प। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है तो सुनामी, आतंकवाद, भूकंप और बाढ़, ये सभी देखेंगे। विकल्प नंबर सी को छोड़ करके सभी प्राकृतिक आपदा है, जबकि ये आतंकवाद तो आम लोगों का कह सकते हैं, या फिर जो नेचुरल हम लोग तो ये खुद जो करते हैं मिलके, हम लोग नहीं करते, मतलब कुछ लोगों के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम होता है ना। चलिए अगला सवाल है कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ये अच्छा सवाल है कि मानचित्र में नीले रंग जो है ना, ये किस भाग को दिखाया जाता है? पठार, पर्वत, जल या फिर मैदान? तो याद रखिएगा, मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल भाग को दिखाया जाता है। आसान सा सवाल है ना, विकल्प नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा, मानचित्र में भूरा रंग जो है ना, ये पर्वतों को दिखाया जाता है। ठीक है, पर्वत को भूरा रंग से दिखाया जाता है, जबकि पठारों को पीला रंग से दिखाया जाता है, जबकि मैदानों को हरा रंग से दिखाया जाता है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, पटना नगर निगम बिहार का प्रथम नगर निगम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को की गई थी। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव कहाँ है? ये बिहार में है और बिहार के भागलपुर में है। कहलगांव कहाँ पर है? भागलपुर में। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 61.8%। याद होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार सत्ता में रही? पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार या सत्ता में रही थी, ये बताना है। ठीक है, तो ये 17 वर्षों तक सरकार सत्ता में रही थी। विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? नस्ल, जाति, भाषा या फिर रंग? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का जो आधार है वो भाषा है, लैंग्वेज है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में यह भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ठीक है, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, अर्थात हरियाणा की आबादी से करीब आधी कह सकते हैं आप। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी लेके चलेंगे। अगला सवाल है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कब हुआ था? 1688 में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? तो ये है भाग 4 में। रीपोलिंग क्या है? रीपोलिंग क्या है? रीपोलिंग का सिंपल सा का क्या अर्थ है?
पुनः मतदान करवाना। ठीक है, रीपोलिंग मतलब क्या होता है? पुनः मतदान करवाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो देश था न्यूजीलैंड। क्या था? न्यूजीलैंड। विकल्प नंबर सी सही है। अच्छा, यहाँ पे पुनः मतदान में कोई दिक्कत नहीं है ना? रीपोलिंग का मतलब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है कि जब किसी मतदान को रद्द कर फिर से मतदान कराया जाता है ना? जब किसी मतदान को रद्द कर फिर से मतदान कराया जाता है ना, तो इसे ही रीपोलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये सवाल कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। आसान सा सवाल है। ठीक है, चाहे लोकसभा का कार्यकाल हो चाहे विधानसभा का कार्यकाल हो, ये सभी 5 वर्षों का ही होता है। अगला सवाल है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, उसके बाद अगर चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या आम चुनाव कहते हैं उसे, या फिर उपचुनाव कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं, या फिर कोई भी नहीं? ठीक है ना? तो इसे आम चुनाव तो कभी नहीं कह सकते। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा उपचुनाव। क्या कहा जाएगा? उपचुनाव कहा जाएगा इसे। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। किसी सदन के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से सुनिएगा, किसी सदन के कार्यकाल पूर्ण होने के पहले सदन को विघटित कर चुनाव कराने की मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो याद रखिएगा, 12 प्रमाण पत्र वैध होते हैं। इसमें से कुछ का नाम अगर हम बता दें, रिमाइंड कर दें, जैसे कि पहला तो वोटर आईडी कार्ड है, दूसरा पासपोर्ट है, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस सब ले सकते हैं। सरकारी संस्था का कोई भी सेवा पहचान पत्र अगर है, फोटो सहित होना चाहिए वो। बैंक का या फिर पोस्ट ऑफिस का कोई पासबुक है, वो भी फ़ोटो सहित होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड है आपका, इसके बाद फिर आप ले सकते हैं मनरेगा जॉब कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड तो ले ही सकते हैं। ठीक है, पेंशन कार्ड भी आपका मान्यता होता है। ठीक है, और भी 2-4 हैं जो कि मोटा मोटी हम 7-8 तक तो बता ही दिए होंगे। तो इस तरीके से आप इतना कार्ड लेके जाएंगे तो आप आसानी से वोट दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि, अच्छा इसका सही आंसर हम दे देते हैं, 12 हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखना है, 84 सीटें आरक्षित हैं। ये विकल्प सही है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 47। अनुसूचित जातियों के लिए 84। और लोकसभा में सामान्य सीटें कितनी? 412 हैं, जबकि वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल पूछा गया था कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई? राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा, 249। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा के अनुच्छेद 249 के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। अगला सवाल है जो कि पूछा गया था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? सवाल क्या था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो अब यहाँ देखेंगे, कानून के समक्ष समानता, ये सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो कि आर्टिकल 17 में बात करता है, इसका ये भी सही है। रोजगार का अवसर की समानता, ये भी सही है। लेकिन आर्थिक बराबरी, ये अब देखेंगे कि समानता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। विकल्प नंबर डी सही है।
ठीक है, आसान सा विकल्प था वैसे। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो आप देखेंगे किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी सभी पॉलिटिकल देखेंगे कि मैटर से जुड़ा हुआ है, चाहे मतदान का अधिकार हो, चाहे चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो, ये सभी पॉलिटिकल राइट्स हैं। लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये अलग मैटर है ये। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के लिए, है ना। तो बात करें पहला पॉइंट के बारे में, पहला विकल्प के बारे में दे रखा है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, पूछा कौन सा सही है, तो ये तो गलत है ना कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, नहीं, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, बिल्कुल ही अभाव नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ धर्म की प्रधानता है, ठीक है, ये भी कथन गलत है, यहाँ पे कोई भी धर्म की प्रधानता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है यहाँ पे। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये कथन गलत है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता वाली से कोई बात नहीं है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ये भी कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये सही है ना, ये कथन सही है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता देखा जाता है, किसी के पक्ष, किसी भी धर्म की पक्ष नहीं लिया जाता है ना, तो ये सही है। अब डी विकल्प तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदरूनी अंदर में मैटर कुछ और भी हो सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो संविधान कहता है यही कहता है कि हमारे यहाँ धार्मिक सौहार्द का भाव है, ये भी कथन गलत है। चलिए अगला है कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? विकल्प नंबर बी सही होगा यहाँ पे, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो अब देखेंगे सही आंसर हो जाएगा इसका एक हरी शासन व्यवस्था, ये संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। जबकि लिखित संविधान है ना, लिखित संविधान, शक्तियों की विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय, ये तीनों देखेंगे कि संघीय राज्य की विशेषता है, जबकि एक हरी शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे राज्य स्तरीय शासन है भी है देखने को मिलता है, पंचायत स्तरीय भी शासन है, फिर है ना, फिर केंद्रीय भी देखने को मिलता है। तो एक हरी शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं देखने को मिलता संघीय राज्य की विशेषताओं में। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, या संसद के द्वारा निर्धारित तिथि से, या अपने पदग्रहण की दिन से, या निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित या घोषित तिथि से। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा विकल्प नंबर सी सही होगा, जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? दो सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, पहला कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, और संपूर्ण क्रांति कराने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप इंक्लूड कर लिए इसमें कि संपूर्ण क्रांति क्या था। ठीक है, ये 3 सवाल आपके पास है। तो पहला तो बात करें यहाँ पे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना से था। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और इनके जो प्रणेता थे या फिर इनके जो जनक थे, है ना, संपूर्ण क्रांति का, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कब की बात है ये? तो 1974 में। तो एक लाइन में कहें कि जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। अगला सवाल है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ये भी आसान सा सवाल है, 1973 में, याद होगा। आज तो वर्तमान हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड में है अभी ये, है ना, तो ये कह सकते हैं कि ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। विकल्प नंबर ए सही होगा। याद थोड़ा सा कमेंट करके बोलो, बताइए कि चिपको आंदोलन जब हुआ था उसमें किस राज्य में हुआ था? वर्तमान अभी तो है, लेकिन तत्कालीन जो ये आंदोलन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? अभी के हिसाब से कह सकते हैं उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इनके साथ और भी कोई थे, कोई बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे कि गोविंद सिंह रावत थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरी देवी थी, तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है?
लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो इसमें आप देखेंगे विविधता में एकता, ये मजबूती प्रदान करता है। सर्वधर्म समभाव, ये भी करता है। लेकिन विविधताओं में सामंजस्य का भाव और संघर्ष से, ये आप देखेंगे कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। विकल्प नंबर सी सही है। विविधताओं का राजनीतिक प्रभाव, ये सही है। चलिए और भी 5 क्वेश्चन हैं बच्चे, देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ठीक है, तो ये तो सवाल रिपीट हुआ है, खिलौना उद्योग हो जाएगा। बाकी ये भी सवाल रिपीट हुआ है। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? ये भी रिपीट है, समुद्री मार्ग हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? ये भी रिपीट हुआ है, आई थिंक 1853 में हुआ है। फिर अगला सवाल है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? ये भी रिपीट हुआ है, लद्दाख उमलिंग लादरा में हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तब देखेंगे आतंकवाद, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला सवाल है कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जल। ठीक है, फिर से यहाँ पे रिपीट हम कर देना चाहेंगे। आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 69 चले गए हैं, इसीलिए लगता है रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा रुकिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग 98 तक कर चुके थे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सब लगता है ये दोबारा पेज इसमें आ गया है ना, इसलिए रिपीटेशन देखने को मिल रहा था, सॉरी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 96 नंबर यहाँ पर है। ऑलरेडी हम लोग 95 तक कर लिए थे ना, देखिए यहाँ पे 95 तक कर लिए थे, इसलिए देख रहे हैं कि रिपीट क्यों हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये 95 तक था, 95 से कंटिन्यू देखेंगे आगे, ये 96 यहाँ पर है। चलिए ये है सवाल आया यहाँ से कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? है ना, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? कांसीराम। विकल्प नंबर ए सही होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम थे। कांसीराम ने वर्ष 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कांसीराम उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठन करता थे। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव, जातिवाद, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव जो है ना, ये लोकतंत्र के भविष्य से निर्भर करता है। विकल्प नंबर ये सही होगा। अगला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? विकल्प नंबर पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये देखने को मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी देखने को मिलता है। बहुसंख्यकों का शासन, ये शायद देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये हो सकता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, अब बताइए क्या हो सकता है इसमें, सी या फिर डी? बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सभी का शासन देखने को मिलता है, कोई भी शासन कर सकता है ना यहाँ पे। तो ये सही विकल्प सही हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलता, सी विकल्प उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो होगा। चलो एक और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? विकल्प नंबर सी सही होगा, लोकतंत्र में। आसान सा सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। सही आंसर होगा सी विकल्प। भारतीय इतिहास में वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र का उल्लेख बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, इस बात का स्पष्ट करता है। ठीक है ना, विश्व की प्रथम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य का होने का गौरव प्राप्त है। विकल्प नंबर सी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और 50 प्रश्न हमने पिछला सेट करवा दिया था, 50 क्वेश्चन करवा दिया था। कुल मिला के ये 100 प्रश्न हो गए इस सेट का, शिफ्ट 1 का। हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।